हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में सीखा हुआ था। मैंने आप लोगों को बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स बताए थे कि उसमें कैसे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट वाज क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो बच्चों आज जो हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रोड में कितने अमाउंट का जो डिपॉजिट होता है उसका क्या रिलेशन है, कैसे उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और बच्चों क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। इसमें दो लॉ पढ़ेंगे हम लोग स्पेसिफिकली, दैट इज़ फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ। तो बच्चों दिस लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इस लॉ के बेसिस के ऊपर बच्चों आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों का मोल कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्योंकि इसमें मोल कॉन्सेप्ट का बहुत यूज़ होने वाला है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट वन। और क्या करेंगे बच्चों, हम लोग आज लॉ पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। और जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों, वी विल कंटिन्यू द एग्जाम्पल्स ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ क्योंकि दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज आते हैं। और उसके साथ साथ बच्चों हम लोग भी क्या करेंगे, जो आज तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कवर किया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसके ऊपर भी सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे। तो इसीलिए जब आप लोग नेक्स्ट क्लास में आओगे तो उसके पहले तक जितने भी कॉन्सेप्ट हुए हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट वन इंक्लूडिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ बोलता है कि बच्चों द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज डिपोजिटेड or deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passing through it। कहने का मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रोलिसिस में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड होता है या फिर डिपॉजिट होता है कोई भी इलेक्ट्रोड में, वो क्या होता है बच्चों, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सिंपली ये लिख सकते हैं, मान लो अगर मेरे पास बच्चों W अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या फिर लिबरेट हुआ, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ Q, राइट। और बच्चों फिजिक्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा है बच्चों, Q इज इक्वल्स टू IT, करंट पासिंग थ्रू इट, एंड T इज टाइम इन सेकेंड, राइट। दिस इज इन एम्पियर करंट एंड दिस इज इन सेकेंड टाइम, ठीक है। तो जो क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी कैन राइट W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ IT। वी कैन ऑल्सो राइट दिस वन। तो बच्चों यहाँ से अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो वी विल ऐड वन कांस्टेंट, वी विल मल्टीप्लाई वन कांस्टेंट दैट इज Z। तो क्या हो गया बच्चों, W इज इक्वल्स टू ZIT। और यहाँ से भी क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, W इज इक्वल्स टू ZQ। बच्चों Z को यहाँ पे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। वी कॉल्ड इट एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, राइट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। W इज इक्वल्स टू ZIT। सिंपल है बच्चों, यहाँ तक सिंपल है। देखो बच्चों होगा क्या, यहाँ पे मैं अगर बात करूँगा कि मुझे Z निकालना है, तो यहाँ से अगर Z का डेफिनेशन निकालेंगे हम लोग, अगर मैं करंट देता हूँ 1 एम्पियर और टाइम 1 सेकेंड के लिए रखता हूँ, यानी कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि 1 एम्पियर करंट मैं 1 सेकेंड के लिए फ्लो करवाता हूँ, तो W क्या हो जाएगा बच्चों, Z हो जाएगा। यानी कि Z इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज डिपोजिटेड व्हेन वी अप्लाई 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड। जो मैंने लाइन में बोला उसको आप लोग लिख लेना कि Z इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज डिपोजिटेड और लिबरेटेड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोन फॉर 1 सेकेंड। ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब 1 कूलम ऑफ चार्ज पे कितना डिपॉजिट होगा बच्चों, 1 कूलम ऑफ चार्ज पे डिपॉजिट होगा Z अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये बोल सकते हैं, राइट। वी कैन राइट दिस वन, 1 कूलम ऑफ चार्ज पे वी कैन डिपॉजिट Z अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अरे देख लो बच्चों, यहाँ से W इज इक्वल टू ZQ, 1 कूलम अगर चार्ज डिपॉजिट करते हैं, अगर यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम हो जाए तो W इज इक्वल्स टू Z हो गया। या फिर 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए डिपॉजिट कर दो तो क्या हो जाएगा बच्चों, Z इक्वल्स टू W हो जाएगा। बच्चों इसका एक और भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ सेकेंड लॉ पढ़ने के बाद हम लोग करेंगे। इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होगा, और एक फॉर्मूला बच्चों, W इज इक्वल्स टू
z के जगह पे हम लोग लिखेंगे z के फॉर्मूला, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, z इज इक्वल्स टू ई बाई 96,500। ठीक है, ई क्या है बच्चों, ई इज इक्विवेलेंट वेट। ई क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट वेट। आपने मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में इक्विवेलेंट वेट के बारे में पढ़ा होगा। तो z इज इक्वल्स टू ई बाई 96,500। ये कैसे आया मैं एक्सप्लेन करूंगा सेकेंड लॉ पढ़ाने के बाद। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, z की जगह पे ये पुट कर दो तो क्या फॉर्मूला मिलने वाला है, z इज इक्वल्स टू ई बाई 96,500 इंटू आई इंटू टी। तो W क्या हो गया बच्चों, E बाई 96,500 इंटू आई टी। ये वाले फॉर्मूला पे पुट कर दो। कितने फॉर्मूला मिल गया, ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला एंड दिस वन इज अ फॉर्मूला, और ओवरऑल फॉर्मूला क्या है बच्चों, दिस वन। राइट, मैक्सिमम जगह पे बच्चों हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये भी यूज़ करेंगे, ये भी यूज़ करेंगे, तो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। बस यही इसको याद रखना, फिर वहाँ से बच्चों सारे काम हो जाने वाले हैं। आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ये ई यहाँ पे क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट वेट। अब आप पूछोगे कि सर इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला ही बता दो, हमें याद नहीं है। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला अगर आप लोग देखोगे, इक्विवेलेंट वेट क्या था बच्चों, एटॉमिक वेट और मोलर वेट, जो भी बोल सकते हो। जब मॉलिक्यूल्स में होगा तो एक काम कर लो, मोलर मास ले लो, मोलर मास बाई एन फैक्टर, या फिर वैलेंसी फैक्टर भी आप बोल सकते हो। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास बाई, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने आप लोगों को बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू वेट मतलब मोलर वेट डिवाइड बाई बैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू यू। फर्स्ट लॉ समझ में आ गया, क्वेश्चन करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नोट डाउन कर लो जल्दी से। सेकेंड लॉ को पहले देख लेते हैं। व्हेन अ गिवन, सेकेंड लॉ ये बोल रहा है कि व्हेन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस produced at electrodes is directly proportional to their respective equivalent weights। अच्छा, कहने का मीनिंग क्या है, देखो मेरे पास मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट है और यहाँ पे ऐसे कैथोड एनोड ये से होगा, और भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे भी कैथोड एनोड होगा। अगर हम लोग दोनों में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब पास होगा, जब हम लोग सीरीज में लगाएंगे, कह सकते हैं ये भी। तो यहाँ पे उतना सीरीज और पैरेलल का कुछ ज़्यादा कनेक्शन का नहीं है, लोचा नहीं है, लेकिन सिंपल क्या है बच्चों, हम लोग ये बात करेंगे कि अगर हम लोग सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर दोनों में पास कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रोलाइट में, तो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स में, मतलब यहाँ पे जो डिपॉजिट होगा और यहाँ पे जो डिपॉजिट होगा वो क्या होगा बच्चों, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। मान लो ये यहाँ पे ए क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पे बी डिपॉजिट हो रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि जो W ऑफ ए, यानी कि ए जितना डिपॉजिट हो रहा है डिवाइडेड बाई बी जितना डिपॉजिट हो रहा है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए। ई ऑफ ए ही लिख रहा हूँ, आप समझ लेना, ई ऑफ ए इज इक्विवेलेंट ऑफ ए, इक्विवेलेंट ऑफ ए बाई इक्विवेलेंट ऑफ बी, ऐसे कर सकते हैं। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रेस्पेक्टिव इक्विवेलेंट वेट्स। समझ में आ गया, डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू बी इक्वल्स टू ई ए अपॉन ई बी। तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए बाई ई ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई ई बी, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। डब्ल्यू ए बाई ई ए इक्वल्स टू डब्ल्यू बी बाई ई बी। तो ये भी लिख सकते हैं बच्चों टेक्निकली, इक्विवेलेंट्स ऑफ, इक्विवेलेंट वेट नहीं, इक्विवेलेंट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बी, राइट। इक्विवेलेंट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बी। आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू यू। समझ में आ गया क्या हो रहा है। देखो बच्चों, अगर एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा कि यहाँ पे मान लो CuSO4 है, ठीक है, और बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे AgNO3 है, ठीक है, AgNO3 ले लो, AgSO4 ले लो, कुछ भी ले लो। तो बच्चों कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पे डिपॉजिट क्या होगा, Cu, यहाँ पे डिपॉजिट क्या होगा बच्चों, Ag। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से W ऑफ Cu बाई W ऑफ Ag इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu बाई इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ Ag। ये वाला फॉर्मूला यूज करके लिख सकते हैं। यानी कि कहने का मीनिंग ये है कि इक्विवेलेंट्स ऑफ Cu इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Ag। ये तो रेशियो हो गया, ये हो गया इक्विवेलेंट वेट।
कहने का मीनिंग है कि इक्विवेलेंट दोनों क्या होगा, सेम होगा, कहने का मीनिंग ये है। और एक बात बच्चों लिख के रखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास कर रहे हैं तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में सेम इक्विवेलेंट्स ऑफ क्या होगा, सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। अमाउंट अलग अलग हो सकता है लेकिन इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, सेम होगा। वो कैसे हो रहा है, लेट्स सी दैट वन। ये लॉ को तो हमने देख लिया, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ को देख लिया, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बच्चों क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पे 3 लिखा है मैंने, Ag प्लस से Ag बन रहा है, Cu2 प्लस से Cu बन रहा है एंड Al3 प्लस से क्या बन रहा है बच्चों, Al बन रहा है, राइट। तो बच्चों होगा क्या यहाँ पे देखो Ag प्लस को Ag बनने के लिए कितने, यानी कि 1 मोल ऑफ Ag रिक्वायर्स, देखो बच्चों क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ Ag रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। और बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में बच्चों 1 फैराडे चार्ज होता है, 96,500 कूलम, यानी कि 1 मोल ऑफ Ag को चाहिए 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, राइट, 1 फैराडे ऑफ चार्ज 1 मोल ऑफ Ag के लिए। और बच्चों Ag का इक्विवेलेंट वेट भी कितना होता है, उतने ही बराबर, क्योंकि उसका n फैक्टर 1 होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 1 मोल ऑफ Ag इज ऑल्सो इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, 1 इक्विवेलेंट ऑफ Ag, राइट। देखो बच्चों Cu2 प्लस के लिए ध्यान से देखना, 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस रिक्वायर करता है 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस को कितना चाहिए बच्चों, डिपॉजिट करने के लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 फैराडे, यानी कि 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस को चाहिए 2 फैराडे। तो बच्चों 1 फैराडे के लिए कितना चाहिएगा, 1 फैराडे को करने के लिए कितना मिलेगा उसको, 0.5 मोल ऑफ Cu2 प्लस। अब बच्चों 0.5 मोल ऑफ Cu2 प्लस क्या है बच्चों, उसका इक्विवेलेंट वेट होगा Cu2 प्लस का, क्योंकि Cu2 प्लस का इक्विवेलेंट अगर होगा वो कितना होगा, मास ऑफ Cu डिवाइड बाई 2, यानी कि ये अगर 1 मोल है डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 0.5 मोल, राइट। अगर 1 मोल होता है Cu2 प्लस तो 0.5 मोल है Cu2 प्लस का इक्विवेलेंट वेट, तो 0.5 मोल यानी कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ Cu2 प्लस, 1 इक्विवेलेंट ऑफ Cu2 प्लस। तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ Cu2 प्लस को चाहिए 1 फैराडे ऑफ चार्ज। तो वैसे ही यहाँ पे देख लो 1 मोल ऑफ Al प्लस 3 को कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 3 फैराडे। तो 1 फैराडे के लिए कितना चाहिए बच्चों इसको, 1/3 मोल ऑफ Al3 प्लस। बच्चों 1/3 मोल ऑफ Al3 प्लस इज नथिंग बट 1 इक्विवेलेंट ऑफ Al3 प्लस, क्योंकि Al3 प्लस का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलर मास डिवाइड बाई n फैक्टर जो कि 3 है। अगर यहाँ पे मोलर मास को हम लोग 1 मोल के हिसाब से लेंगे, 1 मोल डिवाइड बाई 3 क्या आएगा बच्चों, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al3 प्लस। आई थिंक ये समझ में आ गया आप लोगों को। 1 मोल इसका मोलर मास है, 1/3 मोल ऑफ Al प्लस 3 उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। तो ये हो गया इक्विवेलेंट वेट। तो एक इक्विवेलेंट के लिए 1 फैराडे चाहिए। अब ध्यान से देख लो बच्चों, जब तीनों में हम लोगों ने 1 फैराडे यूज़ किया, 1 फैराडे के लिए जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 1 फैराडे के लिए Ag में आ रहा है 1 इक्विवेलेंट, 1 फैराडे के लिए Cu2 प्लस में आ रहा है 1 इक्विवेलेंट, 1 फैराडे के लिए Al प्लस 3 का आ रहा है 1 इक्विवेलेंट, राइट। तो यानी कि जब भी हम लोग 1 फैराडे चार्ज दे रहे हैं तो 1 फैराडे पे बच्चों हम लोगों को 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट मिल रहा है, ठीक है। तो 1 फैराडे हमेशा 1 इक्विवेलेंट क्या करता है बच्चों, डिपॉजिट करता है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। 1 फैराडे क्या करता है बच्चों, 1 इक्विवेलेंट हमेशा डिपॉजिट करता है। ये बात को बड़े ही ध्यान से याद रखना। तो बच्चों अगर ये बात है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, 1 फैराडे इज 96,500 कूलम। ये कितना डिपॉजिट करता है बच्चों, 1 इक्विवेलेंट, राइट। तो बच्चों 1 कूलम पे कितना होगा, 1/96,500 इक्विवेलेंट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू।
तो बच्चों अगर 1 इक्विवेलेंट हम लोग बोल रहे हैं, क्या 1 इक्विवेलेंट को हम लोग ई लिख सकते हैं? ई इज 1 इक्विवेलेंट। तो इसमें यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं? 1 इक्विवेलेंट के बदले में ई लिख सकते हैं 96,500। तो बच्चों 96,500 1 कूलम पे ई बाई 96,500 डिपॉजिट हो रहा है इक्विवेलेंट। तो बच्चों 1 कूलम पे, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था यहाँ पे इस वाले फॉर्मूला पे, जब 1 कूलम चार्ज डिपॉजिट होता है, 1 कूलम चार्ज पे जो मास डिपॉजिट होता है उसको बच्चों हम लोग जेड बोलते हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 1 कूलम यूज करूंगा तो जो जेड आएगा, जेड इक्वल्स टू डब्ल्यू आएगा। जेड का डेफिनेशन बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने कि अगर 1 कूलम में करवाता हूँ जेड इक्वल्स टू डब्ल्यू है, जितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है दैट इज इक्वल टू जेड। तो यानी कि 1 कूलम पे अगर कितना हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है ई बाई 96,500, तो क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 1 कूलम पे जेड भी डिपॉजिट होता है, दैट इज इक्वल टू ई बाई 96,500। तो क्या ये फॉर्मूला आ गया, जेड इक्वल्स टू ई बाई 96,500। तो एज अ होल सिंपल हम लोग ये बता सकते हैं बच्चों कि जब हम लोग सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वी आर गेटिंग सेम इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंसेस, राइट। हाँ, उसका मास अलग अलग हो सकता है। मान लो मैंने 1 फैराडे, ऐसे मान लो एक सॉल्यूशन, 3 इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे, जैसे कि थोड़ा यहाँ पे आई थिंक आपने लिखा होगा यहाँ पे, चलो थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो बच्चों, मान लो मेरे पास यहाँ पे ए इलेक्ट्रोलाइट है, बी है, यहाँ पे सी है, सब सॉल्यूशन है, और ये तीनों सीरीज में लगा हुआ है बच्चों सर्किट के साथ। मैं ऐसे सेल नहीं बना रहा हूँ। तो जब हम लोग सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तीनों में, क्योंकि सीरीज में सेम तो ही जाता है इलेक्ट्रिसिटी, तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग पास करवाएंगे बच्चों, तो होगा क्या, यहाँ पे एक्स इक्विवेलेंट मान लो आ रहा है ए पे, तो बी पे भी आएगा उसका एक्स इक्विवेलेंट, सी पे भी आएगा उसका एक्स इक्विवेलेंट, यानी कि तीनों का इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, सेम होगा। हाँ, हो सकता है मान लो इसका एक्स इक्विवेलेंट का मास मान लो हो गया 10 ग्राम, इसका एक्स इक्विवेलेंट का वेट हो गया मान लो 20 ग्राम, इसका एक्स इक्विवेलेंट का वेट हो गया मान लो 50 ग्राम, ऐसा कुछ हो गया। वो डिपेंड करता है मास के ऊपर, इक्विवेलेंट तो मास के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मास और एन फैक्टर के ऊपर, लेकिन इक्विवेलेंट आएगा एक्स, यानी कि ए का मान लो एक्स ऑफ ए इक्विवेलेंट, ए का एक्स इक्विवेलेंट आएगा, बी का एक्स इक्विवेलेंट आएगा और सी का भी एक्स इक्विवेलेंट आएगा। तो समझ में आ गया ये बात। व्हेन वी आर पासिंग सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी आर गेटिंग द सेम इक्विवेलेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। आई थिंक ये सारी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स जिसके आपसे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे बच्चों, और भी क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स सी दोज एग्जांपल्स। पढ़ो, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व दैट वन बाय यूजिंग द फॉर्मूला। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करो, और क्वेश्चन का जो भी आंसर आए बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड 1 by 1 आई विल टेल देयर आंसर्स, राइट। तो आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 1 को पॉज करके ट्राई किया होगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। लिखा है कि सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विथ अ करंट ऑफ, यानी कि टाइम दे दिया 10 मिनट यानी कि उसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। आई दे दिया है 1.5 एम्पियर एंड द मास ऑफ Cu डिपोजिटेड एट कैथोड। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। क्या फॉर्मूला, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या करेंगे बच्चों, W इज इक्वल्स टू E बाई 96,500 इंटू आई इंटू टी, राइट। सिंपल फॉर्मूला लगाना है बच्चों, और ज़्यादा डिफिकल्टी में नहीं जाना है, इससे ही काम बन जाएगा। देखो बच्चों, E यहाँ पे क्या होगा इसका कॉपर का 63/2, 60/2 होगा। नहीं तो अगर आप लोग देखो किसी किसी बुक में क्या करता है बच्चों, Z निकालता है, तो आप लोग जब Z निकालोगे ना तो Z वही आएगा। तो Z के टर्म्स में ना लिख के E के टर्म्स से डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करो, तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा, क्योंकि बहुत सारे बुक में इसको कंफ्यूजिंग करके देता है। तो सिंपली ये जो फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूला को यूज़ करना, बहुत सारे डिफिकल्टी ऐसे दूर हो जाएंगे। तो 63/2 हो गया कॉपर के लिए। यहाँ पे बेसिकली चार्ज ही देखेंगे हम लोग, Cu2+ से बन रहा है तो 2 हो गया यहाँ पे। तो I इंटू टी, आई हो गया बच्चों 1.5 इंटू टाइम हो गया 10 मिनट्स, यानी कि 10 इंटू 60 डिवाइडेड बाई ये हो गया बच्चों 96,500। सो दिस इज द आंसर।
63/2 इंटू 96,500। तो यहाँ पे तो दोनों ज़ीरो को कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे ये हो गया 3 एंड आई थिंक नाउ आफ्टर दिस यू कैन कैलकुलेट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने ग्राम का आंसर आया है इसका, राइट। मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों का आंसर सही आ रहा है कि नहीं। आई थिंक फ्रॉम दिस यू कैन कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 1 लिख के कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना आंसर आ रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ लोड था नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो बच्चों। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Cl2 कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl विथ अ करंट ऑफ 5.5 एम्पियर फॉर 25 मिनट्स। Cl का दिया है 35.5, तो Cl2 के लिए क्या होगा बच्चों? Cl2 के लिए 71 होगा। ये गलती मत कर देना यहाँ पे। तो फिर से वही सेम फॉर्मूला लगाओ, W इज इक्वल्स टू E इंटू IT बाई 96,500। तो बच्चों क्या देखो बच्चों, और एक बात याद रखना, जब ये क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हो ना, जब मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ तो आपको लगता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन क्या ही था, इतना इजी क्वेश्चन तो मैं भी कर लेता। नीट के क्वेश्चन, जेईई के क्वेश्चन आप लोग देख के बोलते हो हाँ क्या क्वेश्चन आया था, मैं भी कर लूँगा ये क्वेश्चन का आंसर। उस क्वेश्चन को बच्चों बिना सॉल्यूशन देकर ट्राई करो, तभी आपका लेवल पता चलेगा कि आप लोग खुद से कितना कर सकते हो। सॉल्यूशन देख के तो कोई भी आंसर बता सकता है, राइट। तो खुद से ट्राई करोगे तो पता चलेगा कि तुम्हारा दिमाग कौन से लेवल पर दौड़ रहा है। तो जो भी क्वेश्चन देखो पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद तो देखने में इजी लगेगा ही, राइट। तो इसलिए खुद से ट्राई करना क्वेश्चन। देखो बच्चों सीधा आंसर निकालेंगे। कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, ज़्यादा कुछ सोचने के लिए सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 71 कर दो, यहाँ पे डिवाइड बाई 2। देखो बच्चों इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चों? इक्विवेलेंट वेट इज मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई n फैक्टर। सो दिस इज 71/2 आ गया ई का वैल्यू। आई आ गया बच्चों, आई आ गया 5.5 और टाइम दिया है 25। सो दिस इज 25 इंटू 60 सेकेंड में कन्वर्ट करना है एंड दिस इज 96,500। आई थिंक बच्चों ये भी आप लोग खुद से सॉल्व करना। तो 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू ये 6 कर देते हैं, दिस इज 3 एंड बाकी बच्चों खुद से सॉल्व करने को ट्राई करना, राइट। आई थिंक ये हो जाना चाहिए आप लोगों का। और ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ है नहीं लोड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है 1.8, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं चलो, क्योंकि अभी इसके ऊपर ही चल रहा नहीं। चलो फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन से पढ़ के ही लिखेंगे। 1.8 ग्राम ऑफ मेटल वाज डिपोजिटेड बाय अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फॉर 50 मिनट्स। यानी कि आई का वैल्यू दे दिया है बच्चों 3, टाइम दे दिया है 50 मिनट यानी कि 50 इंटू 60 सेकेंड्स ये दे दिया है बच्चों। इक्विवेलेंट वेट पूछा है। करना क्या है बच्चों? सिंपल फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला लगाना है? W इज इक्वल्स टू E इंटू IT बाई 96,500। तो W दे दिया है बच्चों 1.8 ग्राम, तो इम्प्लाइज 1.8 इज इक्वल्स टू E इंटू I दे दिया है 3 एम्पियर, E इंटू 3 इंटू 50 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 96,500। ठीक है, यहाँ पे दोनों जीरो को कैंसल आउट कर दो, ये कहानी ख़त्म हो गया। तो इसके बाद देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पे, बड़े ही ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। E क्या आ जाएगा बच्चों वहाँ से? E आ जाएगा 1.8 इंटू 965 डिवाइडेड बाई आएगा 3 इंटू 5 इंटू 6, 3 इंटू 5 इंटू 6। देखो बच्चों 3 इंटू 6 क्या होता है? 10। 3 इंटू 6 इज 18। 1.8 डिवाइड बाई 18 क्या होगा बच्चों? नीचे आएगा 10 आएगा, राइट। 1.8 डिवाइड बाई 18 क्या हो जाएगा? नीचे 10 आएगा। 10 इंटू 5 50, तो 965 डिवाइड बाई टेक्निकली क्या करना है बच्चों? 50 करना है। तो एक काम करते हैं, ये कर देते हैं 96.5 डिवाइड बाई 50, दैट इज क्लियर। 965 डिवाइड बाई 50, तो इसको कर देता हूँ मैं 96.5 डिवाइड बाई 5, तो 96.5 डिवाइड बाई 5 आई थिंक 93.3 आएगा, सॉरी 19.3 आएगा। सो दिस इज द राइट आंसर। तो कैलकुलेशन भी आपको तेज करना है, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन था, ज़्यादा कुछ था नहीं क्वेश्चन में, बस पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। और इसी तरह के क्वेश्चन बच्चों आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इजी क्वेश्चन रहता है लेकिन देख के क्या लगता है बच्चों? कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट एग्जांपल्स। बच्चों 10,800 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन पासिंग थ्रू
द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिपोजिटेड 2.977 gram of metal with atomic mass 106.4 gram per mole. The charge on metal cation is. देखो बच्चों क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ के समझा होगा तो चार्ज ऑन मेटल कैटायन पूछा, यानी कि टेक्निकली हम लोगों को एन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो बच्चों एन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी नीड E इज इक्वल्स टू जेड बाई Z इज इक्वल्स टू E बाई 96,500, ये रहता है फॉर्मूला, राइट। यानी कि इससे क्या पता चलेगा बच्चों, हम लोगों को पता मिल जाएगा। और E क्या होता है बच्चों, एटॉमिक वेट, या फिर E को अगर फॉर्मूला देखोगे आप लोग, E का फॉर्मूला E इज एटॉमिक वेट बाई एन फैक्टर। तो सिंपली करना क्या है बच्चों, पहले तो फॉर्मूला लगा दो, W इज इक्वल्स टू E बाई 96,500 इंटू I इंटू टी, राइट। तो बच्चों देखो यहाँ पे I इंटू टी के जगह पे डायरेक्ट दे दिया है 10,800 कूलम, यानी कि IT का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि W इज इक्वल्स टू जेड क्यू भी तो होता है ना, तो यहाँ पे Q हो गया, तो Q का वैल्यू दे दिया है। और E क्या होता है बच्चों, E इज़ नथिंग बट एटॉमिक मास बाई एन फैक्टर। तो यानी कि ये लिख सकते हैं हम लोग, एटॉमिक गिवन है 106.4 डिवाइड बाई एन इंटू क्यू क्या दिया है बच्चों 10,800 डिवाइड बाई 96,500, ये है बच्चों। तो पहले थोड़ा ये गेम खेल लेते हैं, काम ख़त्म। तो W क्या दिया है बच्चों 2.977 इज इक्वल्स टू 106.4 डिवाइड बाई एन इंटू 108 इंटू 965, ये हो गया, राइट। अब क्या करना है बच्चों, n निकालना है, इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू 106.4 इंटू 108 डिवाइडेड बाई 2.977 इंटू क्या हो गया बच्चों 965। सो दिस इज इट। तो होना क्या चाहिए बच्चों, थोड़ा सा अगर प्राइमरी कैलकुलेशन ऐसे लगा है तो 108 डिवाइड बाई 965, तो 9 से थोड़ा तो कम आएगा ये, क्योंकि 108 इंटू 9 कितना होता है बच्चों, दैट इज़ 972। 972 से कम है, यानी कि इसको अगर इससे कैंसल आउट करते हैं, ये वैल्यू से इसको कैंसल आउट करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली नीचे 9 आता है, यानी कि 9 से थोड़ा कम आएगा, 9 से थोड़ा कम आएगा। और बच्चों अगर इसको 3 लेते हैं, हम लोग 3 लेते हैं, 2.977 को 3 लेते हैं और 106.4 है, तो 106 को एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं 105 के आसपास अगर लेते हैं, 106 ही ले लो, 3 डिवाइड बाई 106 कितना होगा, 3 3 ज़ा 9 1 6 3 5 यानी कि 35 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। देखो बच्चों इसको मैंने अप्रोक्सीमेटली 3 लेके इसको 105 के आसपास लिया, 106 ही लिया, 35 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, यानी कि ये 35 के आसपास आ रहा है, ये 9 से थोड़ा कम आ रहा है, यानी कि आंसर जो होगा वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 4 के आसपास आएगा। अगर कैलकुलेशन देखेंगे, अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन विदाउट यूजिंग बच्चों कैलकुलेशन और विदाउट मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, तो इसको समझना कैसे टाइम कंज्यूमिंग होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी +4, और ये बच्चों हमेशा काम करता है ऑलमोस्ट। हाँ अगर वैल्यू ऐसे होता, ये तो चार्ज की बात है, जहाँ पे कैलकुलेशन बच्चों 2.8 2.7 आता है, वहाँ पे आप डायरेक्ट कैलकुलेशन के पास जाओ। अगर नहीं आता, यूज़ दिस अप्रोक्सीमेशन मेथड, मैंने भी अपने टाइम पे यूज़ किया था और अभी भी कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो वर्किंग, सो यू कैन यूज़ दिस वन ऑल्सो। अप्रोक्सीमेशन समझ में आ गया, इसको यहाँ पे डिवाइड करो, 9 से थोड़ा कम आ रहा है, और इसको यहाँ से डिवाइड करो, 35 से थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो द वैल्यू विल बी ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 4। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, +4 आ गया। सो चार्ज क्या आएगा, +4, राइट। आई थिंक ये समझ में आ गया आपको। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो बच्चों। What weight of nickel is plated out in an electrolysis of NiSO4 solution, यानी कि NiSO4 सॉल्यूशन से निकेल को प्लेट आउट करेंगे, प्लेट के ऊपर चिपकाएंगे, बोल सकते हैं। इट टेक्स प्लेस टू डिपोजिट 2 ग्राम, अच्छा व्हाट वेट ऑफ निकेल, यानी कि निकेल का क्या वेट होगा ये पूछा है। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं हमेशा क्वेश्चन को तोड़ते चलो। व्हाट इट टेक्स प्लेस टू डिपोजिट 2 ग्राम ऑफ Ag, यानी कि Ag का 2 ग्राम क्या हुआ है बच्चों, डिपोजिट हुआ है
इन अ सिल्वर किलोमीटर दैट इज अरेंज्ड इन सीरीज। सीरीज देखते ही बच्चों आपको क्या आना चाहिए कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, ये तो आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा। तो सीरीज और ये बात आते ही फैराडेज सेकेंड लॉ आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। विथ NiSO4 इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ओके। वो बोल रहा है कि Hg किलोमीटर हमने लगाया है सीरीज में किसके साथ, NiSO4 के साथ। तो टेक्निकली यहाँ पे Hg का ऐसा एक सॉल्यूशन टाइप है, एक NiSO4 है, दोनों क्या है बच्चों सीरीज में लगे हुए हैं। तो आ गया फैराडे का सेकेंड लॉ। सिंपली क्या लिखेंगे बच्चों, W ऑफ Ni बाई W ऑफ Ag इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ni डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ Ag। काम खत्म, राइट, सिंपल हो गया ये। तो यहाँ से बच्चों क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा W ऑफ Ni इज इक्वल्स टू E ऑफ Ni बाई E ऑफ Ag इंटू W ऑफ Ag, क्योंकि ये सब तो गिवन है, Ni हम लोगों को फाइंड आउट करना है। आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू यू, बस सिंपल फॉर्मूला निकालना है, राइट। अब क्या दे दिया बच्चों, Ag का दे दिया है 107.8, निकेल का दे दिया है 58.7। क्या है बच्चों, यहाँ पे सिंपल करना है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई ई, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर। तो सिंपली यहाँ पे Ni का क्या दिया है बच्चों 58.7 डिवाइड बाई 2 होगा, Ag के लिए एन फैक्टर 1 है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है बच्चों 107.8 डिवाइड बाई 1, दैट इज इट। और W ऑफ Ag कितना डिपॉजिट है 2 है बच्चों, तो 2 और 2 कैंसल आउट, 58.7 बाई 107.8 नियरली इक्वल टू बच्चों 0.5 के आसपास आएगा। खुद कैलकुलेशन करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आंसर आने वाले हैं बच्चों। अगर आप लोगों को वैलेंसी फैक्टर के ऊपर डाउट हो रहा है तो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, जहाँ पे एन फैक्टर के ऊपर मैंने डिटेल्स में बताया है वो इक्विवेलेंट वेट, और उसको जाके देख लो एक बार प्लेलिस्ट से। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इक्विवेलेंट वेट तो उसके ऊपर फिर से मैं क्या करूँगा डिटेल्स में बता दूंगा। लेकिन ये वाला जो सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स चल रहा है बच्चों, इट विल टेक प्लेस, और ये चलेगा ही क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल का सीरीज नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू होगा, और ट्राई करो। एक सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, और यहाँ पे गलती आपका होगा ही होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही दे पाते हैं, तो मुझे पता चलेगा कि उन बच्चों का कॉन्सेप्ट अभी तक पूरा क्लियर चल रहा है। हाँ ठीक है, अगर बच्चों आप लोग का आंसर गलत भी आ रहा है फिर भी कमेंट सेक्शन में ट्राई करो, सो दैट योर आंसर्स विल बी गेट रेक्टिफाइड। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखो बच्चों सिंपल क्या है, नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड पूछा है टू इलेक्ट्रोलाइज 6.35 ग्राम ऑफ Cu2+ आयंस फ्रॉम एन एक्वेस सॉल्यूशन। यानी कि बच्चों मैं अगर Cu+ के बारे में बात करूंगा, उससे बच्चों मेरे को अगर Cu बनाना है तो मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, राइट। तो यानी कि बात क्या है कि 1 मोल ऑफ Cu+ को चाहिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 फैराडे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 फैराडे। तो 1 मोल ऑफ Cu+ कितना होगा बच्चों 63 ग्राम ऑफ Cu+ को चाहिए 1 फैराडे, राइट। अब बच्चों 6.3 ग्राम दिया है, 35 ग्राम दिया है, तो कितना होगा बच्चों 0.1 फैराडे। दिस इज द राइट आंसर। सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, 10 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन का, इतना मतलब क्या बोलूं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छा। इसको अगर फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, फॉर्मूला से बताओ खुद से। देखो बच्चों क्या कर सकते हैं, W इज इक्वल्स टू जेड क्यू, W इज इक्वल्स टू EQ बाई 96,500 कर सकते हैं ऐसा, राइट। और क्या पूछा है बच्चों, Q पूछा है टेक्निकली हमें, W कितना दिया है बच्चों, और ये दूसरा मेथड, और मेथड फॉर्मूला से अगर करेंगे, W कितना दिया है बच्चों 6.35, E कितना होगा बच्चों, देखो यहाँ पे 63 डिवाइड बाई 1 होगा, क्योंकि Cu+ के लिए पूछा है, Cu+ के लिए क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे Q, यहाँ पे 96,500। अब देखो बच्चों क्या होगा, Q क्या हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली क्या होगा बच्चों 0.1 होगा यहाँ पे, तो 0.1 इंटू 96,500, थोड़ा सॉल्व कर लेना इसको,
सिंपल ही है, 63 यहाँ पे डिवाइड करो, 96,500 मल्टीप्लाई करो, तो ये बच्चों क्या होता है, इतने कूलम्स आएगा। और ये क्या होता है बच्चों, 1 फैराड है, तो 0.1 इंटू इतना क्या होगा बच्चों, 0.1 फैराड है। दिस इज ऑल यूनिट एंड डायमेंशन। तो ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो बच्चों आज हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किया, बेसिक टाइप क्वेश्चन लग रहे थे, लेकिन उसमें कंफ्यूजिंग होता है। आई नो कि उसमें क्या होगा बच्चों, पहली बार में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, इसलिए उसको प्रॉपरली नोट बनाना, 2-3 बार पढ़ना, उसको बुक से भी पढ़ना। एंड बच्चों क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में भी ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल के सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। तो बच्चों पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।